नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका नॉन एकेडमिक्स में। हम पढ़ रहे थे साइंस और साइंस में हमारा ये दूसरा चैप्टर चल रहा था। दूसरा चैप्टर पे ये हमारा दूसरा वीडियो होगा। इससे पहले मैंने एक वीडियो बना दिया है जिसमें अम्ल और क्षारक के बारे में डिटेल में पढ़ाया है। ये जो हमारा वीडियो है दूसरा वीडियो में हम लवण के बारे में स्पेशली जानेंगे। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास हम शुरू करते हैं। तो आज हमें ये पढ़ना है लवण के संबंध में अधिक जानकारी। लेकिन इससे पहले पिछले क्लास में जिसने भी क्लास किया था मेरा, उसको पता होगा कि मैंने एक होमवर्क दिया था। होमवर्क में क्या था, ये था। इसको याद करने मैंने बोला था। तो आपने से ज़्यादातर लोग उम्मीद करते हैं कि याद कर लिया होंगे। अगर नहीं किए हैं तो इसको ज़रूर याद कर लीजिए, क्योंकि एक नंबर क्वेश्चन में ये ज़रूर आएगा। और आप देख रहे होंगे मेरे कम्युनिटी पोस्ट में, उसमें भी हम ये इससे ही क्वेश्चन दे रहे हैं। तो अगर याद होगा तो आप सही आंसर टिक कर सकते हैं, तो याद कर लीजिएगा। चलिए हम अपने आज का स्टार्ट करते हैं। आज हमारे पढ़ना है लवण। लवण यानी कि आपको पता है, साधारण शब्दों में इसको बोलते हैं नमक, है ना। नमक को इंग्लिश में क्या कहते हैं, सॉल्ट। और सॉल्ट को वैज्ञानिक नाम, यानी नमक का वैज्ञानिक नाम जो हम लोग यूज़ करते हैं उसका क्या है, NaCl, जिसको हम कहते हैं सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड, आपको ये सब पता है ना क्या। लेकिन आपको पता है कि नमक एक ही प्रकार का नहीं होता। जो हम नमक खाते हैं केवल यही नहीं होता, इसके अलावा भी बहुत सारे नमक होते हैं। उन्हीं को हम कहते हैं लवण परिवार। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आपको एक लिस्ट दिया हुआ है, पोटेशियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, कॉपर सल्फेट, ये सारे सल्फेट के परिवार है। इसलिए सल्फेट के भी परिवार है। ठीक है, अच्छा पहले ये बताइए कि टोटल परिवार के कितने सदस्य हैं, बोले तो कितने परिवार हैं। तो इसमें कुल 10 लवण के परिवार होते हैं। अभी तक वैज्ञानिकों के अनुसार, रासायनिक वैज्ञानिकों के अनुसार कि अभी तक केवल 10 लवण के परिवार होते हैं, जिसमें से एक सल्फेट है, एक पोटेशियम है, एक सोडियम है। जैसे कि सोडियम सल्फेट यहाँ दिख रहा है, सोडियम क्लोराइड है, सोडियम नाइट्रेट है। इस तरह से सोडियम का परिवार है। इसके अलावा कैल्शियम का परिवार है। इसके अलावा मैग्नीशियम का परिवार है, अमोनियम का परिवार है, क्लोराइड का परिवार है, कार्बोनेट का परिवार और नाइट्रेट का परिवार है। तो टोटल 10 लवण के परिवार होते हैं। ये आपको अब समझ में आ गया कि लवण इकलौता नहीं है। ये सोडियम क्लोराइड जो हम खाते हैं सिर्फ यही एक लवण नहीं कहलाता, इसके अलावा भी बहुत सारे लवण होते हैं। इसके अलावा अगला पॉइंट हमारा ये है कि अच्छा जो पॉइंट हम कर रहे हैं ना, इसको लिख लीजिएगा। आपको याद ही होगा ये जो साइन है, इसका मतलब क्या होता है कि इसको आपको कॉपी में, नोटबुक में नोट करना है। ठीक है, तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। जैसे कि समान धन या ऋण मूलक वाले लवणों का ही परिवार कहा जाता है। एक ही जैसा जो दिखता है ना, उसे वो क्या बोल रहा है यहाँ पे, उसको बोलता है लवण का परिवार। जैसे कि यहाँ पे देखिए NaCl दिया हुआ है, Na2SO4 दिया, दोनों में क्या कॉमन है, Na। तो इसलिए हम क्या बोलेंगे इसको, सोडियम का लवण परिवार। ठीक है, इसी तरह से NaCl है, KCl है। अब यहाँ पे देखिए NaCl यहाँ पे सोडियम के परिवार में आता था, और NaCl यहाँ पे जो है वो क्लोराइड का परिवार में भी आता है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे KCl यानी पोटेशियम क्लोराइड, और ये NaCl यानी सोडियम क्लोराइड, ये दोनों क्या है, क्लोराइड परिवार से आते हैं। तो आपको इतना तक पता चल गया कि परिवार में हम कैसे पता करेंगे कौन से परिवार का है ना। तो अब ये जब पता चल गया है, तो अब आगे हम लोग ये पढ़ेंगे कि इसमें और pH वैल्यू का क्या महत्व है। pH वैल्यू के बारे में आपने पहले, मतलब इससे जो पहले वीडियो था उसमें मैंने बताया था, pH वैल्यू जो होता है 1 से लेकर के 14 तक होता है, 0 से लेकर के 14 तक होता है। जिसमें जो 7 होता है वो क्या होता है, उदासीन होता है। याद है, 0 की तरफ जाएंगे तो अम्ल होगा, ये भी पता होगा। 14 की तरफ जाएंगे तो क्षारक होगा। ये सब आपको पता है, आपने ये सब पढ़ा है। तो अब इसमें आपको एक कॉन्सेप्ट याद है, प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल, और इसी तरह से प्रबल क्षार और दुर्बल क्षार। ठीक है, और पिछले क्लास में हमने ये भी पढ़ा था कि प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार अगर आपस में मिलते हैं तो क्या बनाता है, वो उदासीन बनाता है। और जो लवण बनेगा वो भी क्या बनेगा, उदासीन बनेगा। क्यों, क्योंकि उसका pH वैल्यू क्या होगा, 7 होगा। उसी तरह से अगर प्रबल अम्ल है और दुर्बल क्षारक है तो उसका pH वैल्यू 7 से कम हो जाएगा। कैसे होगा, आप समझिए कि आपके पास बहुत सारा हाइड्रोजन है और आपके पास OH जो है वो कम है, तो इसमें ज़्यादा कौन हो गया, H++, है ना। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें H++ का मतलब ये होता है अम्ल। ठीक है, आपको याद होगा कि H++ साइन किसका है, H+ साइन किसका है, अम्ल का है। तो अगर ये अम्ल होगा तो अम्ल का मतलब क्या है, ये 0 से, मतलब 0 की ओर बढ़ेगा, यानी 7 से कम होगा। तो वही लिखा है कि pH वैल्यू उसका क्या होगा, 7 से कम होगा, और ये प्रकृति में अम्लीय होगा। उसी तरह से अगर इसको उल्टा कर देते हैं कि प्रबल क्षारक हो जाए और दुर्बल अम्ल हो जाए, तो उसमें क्या हो जाएगा, मान 7 से अधिक हो जाए, क्योंकि वह 7 से ऊपर की हो जाएगा, 7 से ज़्यादा की हो जाएगा, और उसका प्रकृति फिर क्या हो जाएगा, उसका प्रकृति हो जाएगा क्षारकीय। ये कैसे होगा, ये आपको
इस एग्जांपल जैसे कि समझ सकते हैं कि जैसे कि H+ इकलौता है और OH के साथ बहुत सारे दोस्त आ गए हैं और उसको मार दिए तो जीता कौन? OH जीत गया। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या बोल सकते हैं कि इसका जो प्रकृति होगा वो हो गया क्षारकीय। ठीक है, चलिए ये वाला टॉपिक हो गया। अब अगला देखिए साधारण नमक से रसायन। साधारण नमक से रसायन का फॉर्मूला आपको एक हिस्ट्री में चैप्टर 2 में हम पढ़ाएंगे, एक दांडी मार्च, दांडी यात्रा, जो कि ये चित्र जो दिया है वहीं का दिया हुआ है। उससे पहले हमको जो विज्ञान में पढ़ना है वो ध्यान दिए। यहाँ पे क्या लिखा हुआ? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, इनकी अभिक्रिया से क्या बनता है? सोडियम क्लोराइड बनता है। तो अब आपको ये कहना है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का फार्मूला होता है HCl, ये पता है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला आपको बताना है, और यहाँ पे बनेगा क्या? सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl। ठीक है, तो आपका ये आंसर आना चाहिए कमेंट में। कमेंट में बताया कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला होगा क्या, क्योंकि आपको पहले क्लास में मतलब जो चैप्टर 1 पढ़ाए थे उसी में बताया कि कैसे कोई भी फार्मूला बनाते हैं। चलिए, यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि समुद्री जल में कई प्रकार के लवण घुले होते हैं। ठीक है, जब लवण घुले हुए हैं तो इसमें आपको पता है कि बहुत सारे लवण ऐसे भी होते हैं, तो लवणों में से आपको निकालना है किसको? सोडियम क्लोराइड को। इसको निकाला जाता है, अलग किया जाता है। तो ये किस तरह से होता है? तो विश्व के कई भागों में ठोस लवण का निक्षेप पाया जाता है। ठोस लवण का निक्षेप पाने का मतलब ये है कि जैसे कि बहुत सारे लवण हैं वो क्या हो गया? आपस में जमा हो गए, आपस में इकट्ठा हो गए, और वहाँ पे पानी ना होने के कारण वो ठोस बन गया। तो अगर ये पहाड़ बन गया तो यहीं पे बोल रहा है कि बड़े आकार के ये क्रिस्टल प्रायः अपद्रव्य के कारण भूरे रंग का हो जाता है। ये पहाड़ बन गया और इस पर धूल लग गया तो इसका रंग क्या हो गया है? इसका रंग हो गया भूरा। ठीक है, और इसी को क्या बोलते हैं? खनिज नमक कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? खनिज नमक। ठीक है, इसी को कहते हैं खनिज नमक। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पे आपको ये बता रहा है कि कैसे ये खनिज नमक बना। ये बना कब है? जब युगों पहले जब समुद्र का कोई हिस्सा सूख गया होगा तो ये अचानक से क्या हो गया होगा? ये ठोस पदार्थ में बदल गया होगा। अब ये कैसे हुआ होगा ये समझिए। जैसे कि देखिए, अगर ये समुद्र है, ठीक है, समुद्र का ये कोई हिस्सा है और इस हिस्से में यहाँ पे मान लेते हैं कि नमक बहुत सारा जमा है। नमक यहाँ पे बहुत सारा क्या है? जमा हो गया है। अब नमक जमा हो गया है और यहाँ का ये हिस्सा सूख जा रहा है मान लेते हैं, तो अगले पे क्या हो जाएगा? देखिए, अगले में हो जाएगा ये आकार में यही रहेगा और पानी का ढेर यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे जितना भी नमक था वो आपस में मिल जाएगा और मिल करके एक झुंड बना करके एक पहाड़ के जैसा दिखाई देगा। ठीक है, और यहाँ तक पानी आपका जमा रहेगा। अब ये जो नमक का आकार है ये क्या है? ये खनिज नमक है। ठीक है, अब इसी को हम क्या करेंगे? यूज़ करेंगे और इसी से हम क्या निकालेंगे? सोडियम क्लोराइड निकालेंगे। अब जब इतना समझ में आया है तो ये बना कैसे? अब ये समझिए, अब जैसे कि मान लीजिए ये कोई पानी का ये जो समुद्र का हिस्सा था, इसमें हुआ ये कि यहाँ पे पानी था, लेकिन वाष्पीकरण के कारण वो क्या हो गया है? ये वाष्प बन के उड़ गया। लेकिन नमक तो ठोस पदार्थ है, वो तो नहीं उड़ सकता ना, तो यहाँ पे वही नमक क्या हो गया है? जमा हो गया है। ठीक है, और उसी ने क्या किया? यहाँ पे पहाड़ बनाने में मदद किया है, खनिज नमक बनाने में मदद किया। तो इस तरह से आपका खनिज नमक तैयार होता है, जिसके हम कोयले की तरह उसको खनन भी कर सकते हैं। चलिए, अब ये जो टॉपिक है इसके बाद हमारा जो अगला टॉपिक है कि साधारण नमक का उपयोग हम कैसे कर सकते हैं? कच्चा माल के रूप में। कच्चा माल के रूप में कहने का मतलब है कि बहुत सारी चीज़ों को बनाने में हम साधारण नमक का यूज़ करते हैं, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, विनेगर, ये सब के लिए नमक क्या है? इंपॉर्टेंट पदार्थ है, कच्चा पदार्थ है। और इसी बीच में हम लोग को ये भी पता चलेगा कि और इसके अलावा क्या क्या बनता है। तो चलिए, आज का हमारा जो ये वाला टॉपिक है यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि नमक का कच्चे माल के रूप में प्रयोग। हेडिंग भी डाल सकते हैं कि कच्चे माल के रूप में प्रयोग क्या होगा। तो हाइड्रोक्साइड, सोडियम, यहाँ से ये जो है ना, ये इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, इसको यहाँ से लेकर ये पूरा पैराग्राफ ही इंपॉर्टेंट है असल में, इसको हम समझा देते हैं। जैसे सोडियम क्लोराइड आपको पता है नमक है, नमक का जलीय विलयन यानी पानी में घुला हुआ नमक से विद्युत प्रवाहित करने पर क्या हो जाता है? ये वियोजित होकर, वियोजित मतलब क्या होता है? टूटना। टूट करके ये क्या बन जाता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड हो जाता है। और इस प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं? क्लोरोक्षार प्रक्रिया। क्लोरोक्षार क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो क्लोरीन बनाएगा वो क्या है? क्लोर का नाम है, और जो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा वो क्षार है, इसलिए इसको बोलते हैं क्लोरोक्षार प्रक्रिया। अब यहाँ पे समझिए, ये जो फार्मूला है, जो ये पूरा पैराग्राफ लिखा हुआ है ना, उसी का ये फार्मूला के रूप में दिया हुआ है। जैसे कि NaCl क्या है? नमक हो गया, H2O क्या हो गया? पानी हो गया।
तो पानी में घुला हुआ नमक, यही इसी में क्या कर रहा है, विद्युत को प्रवाहित किया जा रहा। अब जब विद्युत को प्रवाहित किया जा रहा है तो यहाँ पे क्या बनेगा, NaOH और Cl2, NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड। देखिए यहाँ पे आपको पिछला जो क्वेश्चन था उसका आंसर भी मिल गया, तो आप याद कर सकते हैं इसको, ठीक है। ये क्या बना, क्लोरीन बना और इसके साथ हाइड्रोजन गैस मुक्त हुआ। अब ये जो प्रक्रिया है ये यहाँ पे देखिए नीचे चित्र से भी दर्शाया गया, जैसे कि यहाँ पे दिया गया है कि नमक का घोल इसमें डाला गया, ठीक है। और एनोड और कैथोड यानी कि ये जो बैटरी का दो सिरा है जिसमें कि एक प्लस है और एक माइनस है, एनोड और कैथोड, इसको पत्ती में लटकाया गया। अब देखिए यहाँ पे हो क्या रहा है, जैसे कि यहाँ पे प्लस है ना, आपको ये पता है ना प्लस के पास क्या होता है, माइनस आता है, और माइनस के पास प्लस जाता है, ठीक। तो इसी तरह से एनोड क्या है, ये प्लस है, कैथोड क्या है, माइनस है। तो एनोड के पास कौन आएगा, नेगेटिव, जिसका माइनस है, तो Cl माइनस है, OH माइनस में है। ये माइनस क्या है, संयोजकता, या फिर ये भी बोल सकते हो कि ये इसका आवेश है, ठीक है, संयोजकता, ठीक है। तो यहाँ से आप ये भी समझ सकते हैं कि Cl भी क्या होगा, एनोड के पास जाएगा, और OH यानी कि हाइड्रोक्साइड भी क्या, हाँ हाइड्रोक्साइड भी कहाँ जाएगा, एनोड की तरफ जाएगा। तो कैथोड की तरफ क्या जाएगा, जो प्लस में होगा। तो Na प्लस में है, H प्लस में है, ये दोनों कहाँ जाएंगे, कैथोड के पास। अब समझिए यहाँ पे ये तो क्लियर हो गया कि Cl यहाँ जाएगा एनोड के पास, OH भी जाएगा एनोड के पास। लेकिन Cl क्या करेगा, Cl यहाँ पे अपना समूह बनाकर Cl2 बन करके ये निकल जाएगा गैस के रूप में, ठीक है, ये गैस के रूप में निकल जाएगा। उसी तरह से यहाँ पे क्या हो जाएगा, H भी आ रहा, तो H भी क्या करेगा, अपना समूह बना करके H2 बन करके ये भी गैस की तरह निकल जाएगा। तो जब ये दोनों निकल गए तो बचा कौन, बचा है NaOH, जो कि यहाँ पे बचा रह गया, ये OH बचा रह गया, ये NH बचा रहा, Na बचा रह गया, तो बना क्या, NaOH। तो नमक के घोल के साथ NaOH ये बनेगा। तो इसी को क्या बोल रहे हैं, क्लोरोसाइड प्रक्रिया बोल रहे हैं, ठीक है। तो यही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है कि क्लोरीन गैस एनोड पर, हाइड्रोजन गैस कैथोड पर मुक्त होती है, निकलती है। कैथोड पर सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन का निर्माण भी होता है, और इसी प्रक्रिया में तीनों उत्पाद उपयोगी बन जाते हैं। अब ये जो इससे हम लोग निकाले क्लोरीन, इसका प्रयोग देखिए अब हम लोग कहाँ करेंगे। देखिए अगला हमारा हेडिंग है व्यंजक चूर्ण, और ये देखिए यहाँ पे लिखा क्या है, जलीय सोडियम क्लोराइड यानी कि जो अभी बनाए थे उसके विद्युत अपघटन से क्लोरीन का निर्माण होता है। अभी जैसे कि बताया कि अभी क्या हो गया, क्लोरीन बनाना, तो इसी क्लोरीन का प्रयोग हम करेंगे व्यंजक चूर्ण बनाने के लिए। व्यंजक चूर्ण क्या होता है, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, ब्लीचिंग पाउडर। आप लोगों को पता होगा ब्लीचिंग पाउडर किसको कहते हैं, अगर नहीं पता है तो अपने पेरेंट्स से भी पूछ सकते हैं कि ब्लीचिंग पाउडर किसको कहते हैं। ऐसे आपने देखा होगा कि बरसात के दिनों में नालियों में इसको छीटा जाता है, जो सफ़ेद सफ़ेद पाउडर जैसा दिखता है उसी को कहते हैं ब्लीचिंग पाउडर। बहुत दिनों से अगर कुओं का प्रयोग नहीं करे तो वहाँ पे भी छीटा जाता है। तो ऐसे बहुत जगह है जहाँ पे ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो आगे देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि शुष्क बुझा हुआ चूना CaOH2 पर क्लोरीन की क्रिया से व्यंजक चूर्ण का निर्माण होता है, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं CaOCl2। तो ये पूरा फार्मूला है, इसको भी याद रखिएगा कि यहाँ पे हो क्या रहा है। यहाँ पे है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि बुझा हुआ चूना प्लस Cl2, और इसका अभिक्रिया करवाने के बना CaOCl2, ठीक है। और इसमें क्या निकलेगा, साथ ही साथ पानी निकलेगा। तो ये ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला है। ब्लीचिंग पाउडर का जो फार्मूला है ये वाला CaOCl2, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एक नंबर में हो सकता है पूछ ले। अच्छा, इसके साथ अभी जो भी पढ़ेंगे ना, जितना भी इसमें फार्मूला हो वो शायद एक नंबर में पूछने के चांसेस ज़्यादा है। इसका उपयोग क्या है वो लिख लीजिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो व्यंजक चूर्ण बनता कैसे है, तो यहाँ से आपका ये फार्मूला, ये पॉइंट हो जाता है, ठीक है, कि यहाँ तक ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको लिखिएगा, ठीक है। अब उसके बाद है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा के बारे में अभी आपको पता है, घरों में जो खाना बनता है उसमें बेकिंग सोडा का प्रयोग करते हैं, है ना। तो कभी कभी खाने को जल्दी से बनाने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। इसका रासायनिक नाम क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो बेकिंग सोडा का वैज्ञानिक नाम क्या हो गया, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट,
ठीक है, सब एक ही साथ होगा। तो ये याद रखिएगा, ये एग्जाम में पूछता है कि बेकिंग सोडा का वैज्ञानिक नाम क्या है। इसको बनाने के लिए भी क्या यूज़ करते हैं, NaCl। देखिए यहाँ पे NaCl में क्या किया है, L बड़ा कर दिया, L छोटा ही होगा, आप गलती नहीं कीजिएगा। NaCl प्लस H2O प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस NH3 यानी कि अमोनिया, ये क्या है, अमोनिया है। तो क्या बनेगा बाद में, अमोनियम क्लोराइड, और साथ ही साथ ये जो हमारा मेन प्रमुख उत्पाद था NaHCO3, ये बनेगा। तो इसमें भी देख सकते हैं कि NaCl क्या है, कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जा रहा है ना, जैसा कि शुरू में ही हेडिंग में ही लिखा था अपना कि कच्चे माल के रूप में नमक का प्रयोग, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि सीधे तौर पे हो रहा है। इसके साथ हमारा जो बना था उत्पाद NaHCO3, इसी में अगर हम गर्म करते हैं इसको तो ये टूट जाता है। टूटने के बाद क्या बनता है, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, और साथ में जल बनाएगा, पानी बनाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। तो ये जो उत्पाद बना है ना Na2CO3, इसका प्रयोग हम लोग आगे करेंगे। तो ये उत्पाद भी क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो आप देख रहे हैं कि ब्लीचिंग पाउडर में हम लोग क्रियोक्षार प्रक्रिया से जो बना था Cl क्लोरीन, उसका प्रयोग किए। अभी आप यहाँ देख रहे हैं कि बेकिंग सोडा में प्रयोग हुआ है Na2CO3, ये बना है जो Na2CO3, इसका प्रयोग हम लोग आगे करेंगे। तो देख सकते हैं कि किस तरह से NaCl डायरेक्टली इनडायरेक्टली हर जगह उपयोगी बन रहा। अब यहाँ बेकिंग सोडा का फॉर्मूला क्या उपयोग है वो देखिए। तो पहला उपयोग है कि बेकिंग पाउडर बनाने में। बेकिंग पाउडर कैसे बनता है वो लिखा हुआ पूरा परिभाषा, और यहाँ पे उसका संक्षिप्त बोले तो अभिक्रिया दिया हुआ है। क्या लिखा हुआ है, NHCO3 में हाइड्रोजन अगर ऐड करते हैं तो क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और अम्ल का सोडियम लवण। इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए नहीं है ये, यहाँ पे बस आपको याद रखना है कि बेकिंग पाउडर बनाने में बेकिंग सोडा का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा और क्या क्या उपयोग है, अच्छा, इस अभिक्रिया से उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड से पावरोटी भी बनाया जाता है, केक बनाया जाता है, ठीक है। इससे बनाया हुआ जो होता है वो मुलायम और स्पंजी हो जाता है। इसके अलावा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का प्रयोग एंटीसिड के रूप में, एंटीसिड मतलब कि अगर आपके पेट में अम्लता बढ़ गया है तो उसको ठंडा करने के लिए क्षारीय रूप में इसका प्रयोग किया जा सकता है, जिसके कारण वो पेट के अंदर जो अम्लता है उसको उदासीन कर देता है। इसके अलावा है कि इसका उपयोग सोडा, अम्लनाशक, अम्ल अग्निशामक, अग्निशामक मतलब कि वो जो होता है ना बैंकों में देखेंगे छोटे छोटे सिलेंडर लाल रंग के जो आग बुझाने के काम आता है, तो वो उसमें किया जा सकता है। अब हमारा अगला है धोने का सोडा, जो कि इंपॉर्टेंट है। यही बताना चाहता था कि देखिए यहाँ पे क्या लिखा, फार्मूला पहले ही दे दिया है, Na2CO3। Na2CO3 आपको पता है कि अभी हम लोग कैसे निकाले थे, बेकिंग सोडा को गर्म करके उसमें अगर 10 बाल्टी पानी डाल दिया गया यानी कि 10H2O डाल दिया गया तो इससे हमको मिलेगा धोने का सोडा। तो देखिए बेकिंग सोडा को गर्म करके सोडियम कार्बोनेट प्राप्त किया जाता है, ये तो अभी देखा आपने। यहाँ से लिखिएगा सोडियम कार्बोनेट के पुनः प्रश्नीकरण से धोने का सोडा प्राप्त होता है, यह भी एक क्षारीय लवण है, ठीक है। इसमें क्या कर रहे हैं आप, इसमें आप कर रहे हैं सोडियम कार्बोनेट प्लस जल, 10 जल कितना है 10 बाल्टी यानी कि 10 है, और N2CO3 N2 ये इंटू पढ़ेंगे, ठीक है, डॉट को इंटू पढ़ेंगे या डॉट भी पढ़ सकते हो, वैसा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इंटू ज़्यादा सही रहता। तो Na2CO3 इंटू 10H2O ये बनाएगा धोने का सोडा। तो धोने का सोडा भी इंपॉर्टेंट फार्मूला होता है, ये एग्जाम में ज़्यादा पूछा जाता है, तो ये याद रखिएगा। अब धोने का सोडा का उपयोग क्या क्या है वो लिख लीजिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब आगे देखिए, अब आगे आपको पढ़ना है कि क्या लवण के क्रिस्टल वास्तव में शुष्क होते हैं यानी कि ड्राई होते हैं। तो देखिए, तो शुष्क दिखने वाला जो कॉपर सल्फेट है उसके क्रिस्टल में क्रिस्टलन का जल होता है, उसमें पानी होता है, ठीक है, लेकिन जब हम उसको गर्म करते हैं तो उसका जल हट जाता है, यानी कि जल क्या हो जाता है, वाष्प बन के निकल जाता है। इसके टाइम उसका रंग क्या हो जाता है, श्वेत हो जाता है, यानी कि पहले क्या हो गया श्वेत यानी कि सफ़ेद हो गया, ठीक है। अब वो वही बोल रहा है दोबारा कि अगर उसको वापस से भिगोएंगे तो क्या बन जाएगा, वो नीला हो जाएगा। तो इसका रंग से आप बता सकते हैं कि कैसा है, उसमें पानी है या नहीं है। अगर पानी नहीं है, सूखा है, तो वो उसका रंग हो जाएगा सफ़ेद। अगर पानी है, जल है, जल मौजूद है, तो उसमें उसका रंग हो जाएगा नीला, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ पॉइंट करने वाला चीज़ है कि देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि लवण के एक सूत्र में जल की निश्चित अणुओं की संख्या को ही क्रिस्टलन का जल कहते हैं। कि तो यहाँ पे बोल रहा है कि लवण में कितना प्रतिशत जल है, जल के कितने अणु हैं, उसी को बोलेंगे क्रिस्टलन का जल।
क्रिस्टल का मतलब यहाँ पे लवण से है, ठीक है। लवण नमक से है। नमक को आप देखे हुए क्रिस्टल के जैसे क्या होता है, चमकदार होता है, सफ़ेद होता है। उसमें पानी अगर मिला देते तो उसको बोलते हैं क्रिस्टलन का जल। अब यहाँ पे एक चीज़ दिया हुआ है, कॉपर सल्फेट का एक सूत्र दिया हुआ है। कॉपर सल्फेट का जो सूत्र है ये इंपॉर्टेंट है कि इसमें कितने अणु होते हैं। यहाँ पे बता रहा है कि जल के 5 अणु स्थित होते हैं, इसलिए इसका जो रासायनिक फार्मूला है वो क्या आता है, CuSO4। क्या है, CuSO4 × 5H2O। अब आगे देखिए, अब आगे अगला पैराग्राफ में लिखा हुआ है कि जिप्सम एक अन्य लवण है, ये भी क्या है, नमक ही है, जिसमें क्रिस्टलन का जल होता है। इसमें क्रिस्टलन के जल के 2 अणु होते हैं। इसका रासायनिक सूत्र क्या है, ये है, ठीक है, CuSO4। क्या है इसका, CaSO4 × 2H2O, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखिएगा। अब इसी से जिप्सम का जो फार्मूला है उसी से हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस बनेगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है, जैसे कि आपने देखा होगा किसी का हड्डी टूटता है तो उसको पट्टी बांधा जाता है, तो पट्टी बांधने के पहले उसको चूना लगाया जाता है। तो जो चूना है उसी को हम बोल रहे हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो जिप्सम को 373 केल्विन, देखिए डिग्री नहीं है यहाँ पे, केल्विन है सिर्फ, तो केल्विन पर गर्म करने पर यह जल के अणुओं का त्याग कर देता है। यानी जो जल है, जल था ना कितना था, 2H2O था, तो इसमें से त्याग कर देता है और कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट या हेमी हाइड्रेट बनाता है। जल त्याग करता है कितना, 1/, मतलब 1.5 जल के 1.5 अणुओं का त्याग कर देता है। त्याग कर देता है तो कितना बचेगा, आधा बचेगा, तो वही लिखा हुआ आधा, ठीक है। तो इसे ही क्या बोलते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसका उपयोग कहाँ होता है, तो इसका उपयोग नीचे लिखा हुआ है कहाँ कहाँ होता है। तो इसका उपयोग देखिए, यहाँ से लिख लीजिएगा उपयोग में, यहाँ से लेकर के यहाँ आता है, ठीक है। लेकिन इसका फार्मूला क्या है, इसका फार्मूला देखिए, CaSO4 ½ H2O प्लस 1.5 H2O के अणु अलग से। ये वाला जो है ना, ये इंपॉर्टेंट है। यही क्या है, यही प्लास्टर ऑफ पेरिस है। और वो 1.5 जल के अणु जो है ना, ये मिलाएंगे तो ये वापस से क्या बन जाएगा, ये जिप्सम बन जाएगा। यहाँ पे ये जिप्सम है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, प्लास्टर ऑफ पेरिस, देख रहे हैं ना सभी जगह पे नमक का प्रयोग किए थे। और यहाँ पे हम लोग जो पढ़ रहे हैं ये, इसमें हम लोग जल के अणु, नमक का जो नमक में जो जल की मात्रा उस पर निर्भर करता है कि क्या क्या चीज़ बन सकता है। यहाँ पे देख सकते हैं कि अलग अलग चीज़ बन सकता है, जैसे कि ये कॉपर सल्फेट बना, कॉपर सल्फेट में जल के अणु 5 थे। फिर यहाँ पे जिप्सम है, जिप्सम में कितने थे, तो 2 थे। यहाँ पे पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस है, उसमें कितने हैं, आधे जल के अणु है। तो यहाँ पे जल के अणुओं का भी इंपॉर्टेंट महत्व होता है। तो इस तरह से आज का जो पूरा चैप्टर है, ये दूसरा चैप्टर पूरा खत्म हो गया। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे क्या पढ़ना है, वो बाद में देखते हैं। फिलहाल आपको ये याद रखना है कि हमारा जो कम्युनिटी टैब है वहाँ ज़रूर जाया कीजिए। क्यों जाया कीजिए, क्योंकि वहाँ पर कंटिन्यूसली क्विज़ होता रहता है और उसमें पार्टिसिपेट ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। अगर आपको पसंद भी आता है तो उसको शेयर भी किया कीजिए, ठीक है। अगर आपको कुछ सुझाव देना है तो आप कमेंट में वो भी दे सकते हैं, सजेशन अपने, कि क्या इसमें सुधार किया जाए। और आपको पता ही है कि मैथ का वीडियो में अभी कुछ क्वालिटी इशू हो गया है कि आवाज़ साफ नहीं आ रहा था, लेकिन आप कोशिश करें कि अब से जो वीडियो आएगा उसमें क्वालिटी इशू ना हो, यानी मैथ का वीडियो आपको क्लियरली मिले और आप आसानी से पढ़ सको। और इधर आज तो साइंस हो गया, साइंस का दूसरा चैप्टर हो गया। सोच रहा हूँ कि हिस्ट्री का दूसरा चैप्टर भी स्टार्ट करूँ, तो आपका क्या कहना है ये भी बताइएगा, ठीक है। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा।